हाय डियर्स। कक्षा 9 और 10 की क्लास लेने के बाद अब हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा 12 पर भी आ गए। कक्षा 11 भी बहुत जल्दी आएगी, लेकिन अभी हम लोग कक्षा 12 पर ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि कक्षा 12 की भी क्लास लाइए, कक्षा 9 10 की ला दी है। इंग्लिश की भी क्लास आ चुकी है। इंग्लिश में हम लोग 10 पढ़ रहे थे, अब हम लोग कक्षा 12 पर ध्यान देंगे। कक्षा 12 में आज हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी पर देखेंगे। बायोलॉजी का आज हम लोग चैप्टर एनालिसिस करेंगे और हो सके तो चैप्टर 1 का आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे। ठीक है, तो समय ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग चलते हैं पौधों, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। देखो, जो आपका चैप्टर 1 है, मैं आपको जो भी चैप्टर यहाँ पे पढ़ाना चालू करूंगा वो सारा का सारा लगभग लगभग 99% एनसीईआरटी बेस्ड होगा। 1-2% जो होगा वो मेरी खुद के कुछ एक्सपीरियंस है, जो मैंने कुछ अच्छे खासे टॉपिक तैयार किए हैं समझाने के लायक, मैं उन्हें बताऊंगा। बाकी देखो, चैप्टर 1 का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधे, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि पुष्पीय पौधे क्या होते हैं। पुष्पीय पौधे का मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प निकलते हैं। ठीक है, जिन पौधों में पुष्प निकलते हैं, अर्थात अगर मैं एक ऐसे पौधा बनाऊं, इस पौधे में पत्तियां होती हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं निकलते, है ना। बिना पुष्प के भी पौधे होते हैं, लेकिन जिन पौधों में पुष्प निकलते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पुष्पीय पौधे। एक बात और याद रखना, जितने पुष्पीय पौधे होते हैं लगभग लगभग सभी पुष्पीय पौधों में 100% सभी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। कक्षा 10 में आप लोगों ने जीव जनन कैसे करते हैं, या जनन वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा था, जिसमें आप लोगों ने लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दोनों पढ़ा था। अलैंगिक जनन की यहाँ पे बात होगी ही नहीं। अलैंगिक जनन वाला जो चैप्टर था वो बेसिकली आपका पहला चैप्टर हुआ करता था बायोलॉजी में, बट अब वो काफी सालों से कोविड-19 के समय से वो कट चुका है। तो अब हमारा पहला चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसमें आपको पढ़ना है पुष्पों, जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है, उसकी विधि, जिसमें आप लोगों को पुष्प की संरचना पढ़नी है। उसमें आपको पढ़ना है कि क्या कहते हैं, पुंकेसर जायांग में कैसे जनन होता है, परागण कैसे होता है। ठीक, उसके बाद इसी के आगे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 आपका मानव जनन। मानव जनन में आपको पढ़ना है कि मानवों में जनन कैसे होता है। जैसे आप लोगों ने पुष्पीय पौधों में जनन पढ़ा, वैसे ही मानव जनन पढ़ोगे। मानव जनन में शुक्राणु, शुक्राणु की संरचना, मानव नर अंग तंत्र, नर का जनन अंग तंत्र, उसके बाद मादा जनन तंत्र, उनकी संरचनाएं आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद उनमें निषेचन की प्रक्रिया, और उसके बाद लास्ट में किसी शिशु का जन्म, यहाँ तक आप पढ़ोगे। ठीक है ना। उसके बाद नंबर चैप्टर 3 है आपका जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य बेसिकली इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जनन से रिलेटेड जितने रोग होते हैं, है ना, जैसे कि एड्स, एड्स से ही होता है ना, HIV, HIV, है ना। और भी बहुत सारे रोग होते हैं। एड्स सबसे फेमस रोग है जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये रोग होते कैसे हैं और इन रोग से बचाव कैसे किया जा सकता है, हम क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए, क्या क्या चीजें अपनानी नहीं चाहिए, क्या क्या चीजें हम लोगों को गौर में रखते हुए करनी चाहिए। ठीक, तो आपको जनन स्वास्थ्य में पूरा जनन से रिलेटेड यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है आपका वंशागति और विविधता के सिद्धांत। बेसिकली ये चैप्टर जो है आप लोगों ने कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने अनुवांशिकी के बारे में पढ़ा होगा। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी आपको जानते ही हैं, जेनेटिक्स, जिसमें आप लोगों ने मेंडल के नियम पढ़े थे। सेम यहीं पर वो भी पढ़ने, मेंडल के नियम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। और भी जितने वंशागत बीमारियां होती हैं, जीन क्या होता है, जीन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, DNA RNA, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 में पढ़नी है। देखो, वंशागति के आणविक आधार, मतलब जो वंशागति होती है यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में लक्षण का आदान प्रदान होता है, वो किसके आधार पर होता है, उसका आणविक आधार यानी कि उसका सबसे सूक्ष्मतम रूप। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे DNA के बारे में, बेसिकली DNA की खोज कैसे हुई, DNA के बारे में पता कैसे चला। उसके बाद आप इसी में पढ़ोगे RNA के बारे में, इसी में आप पढ़ोगे न्यूक्लिक एसिड, यानी DNA और RNA को ही न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है ना।
और भी यही पूरा रिलेटेड चैप्टर रहेगा, इसके अंदर यही सारी चीज़ की रिलेटेड, डीएनए पैकेजिंग क्या होती है, डीएनए को बनाया कैसे जा सकता है, डीएनए में विखंडन कैसे होता है, डीएनए को अनबाइंड कैसे करते हैं, क्रोमोसोम डीएनए से कैसे बनता है, फिर क्रोमैटिन फाइबर कैसे बनता है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है विकास, इवोल्यूशन। इसमें आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ोगे, बिग बैंग थ्योरी पढ़ोगे आप लोग, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि मनुष्य की या इस पृथ्वी पर, इस संसार में जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा ये पूरा संसार कैसे बना, हम कैसे बने और हमने कैसे कैसे इवोल्यूशन करा। जैसे आज हम क्या हैं, सबसे विकसित प्राणी इस पूरे धरती पे, जिसके पास सबसे बड़े दिमाग होते हैं, सबसे बड़ा दिमाग मतलब सबसे इंटेलिजेंट दिमाग होता है, सारी चीज़ें करने की क्षमता, हमने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना दी। तो इसके पहले जब हम एक साधारण बंदर हुआ करते थे, तो उस साधारण बंदर से लेकर के एक ब्रिलियंट इंसान बनने तक की जो विकास हुआ, उन कितने सालों में हुआ, पृथ्वी का जन्म कब हुआ, ये सारी चीजें जो है हमको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने को मिलेगी। अब इसके बाद है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें आपको देखो, ये थोड़ा चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 7 हुआ, चैप्टर नंबर 3 की तरह है, दोनों में आपको रोग के ही बारे में पढ़ना है, रोग से बचाव कैसे करना है। पर चैप्टर नंबर 3 में आपको जनन से रिलेटेड स्वास्थ्य पढ़ना है, कि हम लोगों को अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। और इस वाले चैप्टर में आपको मनुष्य में होने वाले रोग, डेंगू, पीलिया, टाइफाइड, ये ऐसे ऐसे रोगों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पैथोजेंस के बारे में पढ़ने मिलेगा। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है, रोगाणु, हमें किन किन चीज़ों से रोग होता है, मलेरिया रोग होता है ना, मलेरिया रोग, डेंगू रोग मच्छरों से फैलता है। उसके बाद एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाँव, जिसमें पैर जो होता है वो हाथी की तरह, हाथी के पैर की तरह फूल जाता है हमारा, है ना, और ये कभी भी उपचार इसका नहीं हो पाता। तो ये सारे रोग हमको किसमें पढ़ने को मिलेंगे, चैप्टर नंबर 7 में, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 1, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि सूक्ष्म जीव से आपको पता चलेगा, सूक्ष्म जीव से बीमारियां बहुत फैलती हैं। अभी आपने इसके पहले वाले चैप्टर में, जिसमें आपने स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि मलेरिया किससे फैलता है, टाइफाइड किससे फैलता है, डेंगू किस रोग से फैलता है, ये सारे के सारे रोग जो होते हैं सूक्ष्म जीव से ही फैलते हैं। लेकिन उसके अगले चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ोगे कि सूक्ष्म जीव से हमें फायदा भी तो होता है। हम देखो, जो बेकरी की चीजें बनाते हैं, बेकरी की जितनी चीजें होती हैं, केक हो गया, पाव हो गया, या दही हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज हो गई जो बेकरी से रिलेटेड होती है, इन सारी चीजों में क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव का बहुत बड़ा रोल होता है, जिनसे क्या कहते हैं, हमारी ये चीजें खाने में स्वादिष्ट लगती हैं और हमें फायदा भी करते रहती हैं। जैसे दही, दही जो होती है हमारे पेट के लिए कितना फायदा करती है, हमारे पेट को स्वस्थ रखती है। तो उसमें किसका हमारे हाथ होता है, सूक्ष्म जीवों का, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा लैब, लैब एक बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलस वाली बैक्टीरिया, जो हमारे दूध को दही में परिवर्तन करने में सहायता करती है, और उसके साथ साथ ये हमारे पेट को भी बहुत फायदा करती है। बेसिकली ये सब गुड बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया, ऐसे जो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के लिए फायदा करते हैं, हमें मदद करते हैं, है ना। वो सारे सूक्ष्म जीवों के बारे में हमें चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है, ठीक है ना। जिन बैक्टीरियाओं से दवाई बनाई जा सकती है, जैसे पेनिसिलिन एक दवा होती है ना, ये सारी चीज़ों को कैसे बनाया गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। देखो ये 2, 9 और 10 चैप्टर एक ही है, ये बायोटेक ही है दोनों चैप्टर। चैप्टर 9 में आपको बस यह क्या करना है, आपको बायोटेक के सिद्धांत और प्रक्रम, यानी कि बायोटेक होता क्या है और इसको हम करते कैसे हैं, इसके क्या क्या रूल्स नियम होते हैं, ये पढ़ोगे। और चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ोगे कि बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है और कैसे अपने फायदे में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें आप लोग इन चैप्टरों में आप पढ़ोगे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, हम वैक्सीन कैसे बनाते हैं, हम क्या कहते हैं, बाकी के सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम दवाओं का निर्माण कैसे करते हैं, हम जीन का क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह कैसे निकालते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों भी आप इसमें पढ़ोगे।
उसके बाद है 11वां नंबर चैप्टर जीव एवं समस्तियां। 12वां चैप्टर है आपका पाली तंत्र और 13वां चैप्टर है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण। ये तीनों चैप्टर ऑलमोस्ट एक ही तरह के होते हैं। इसमें आपको पढ़ना होता है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, 9वां और 10वां चैप्टर आप सॉरी क्लास 9th और क्लास 10th में आपने जो आखिरी के चैप्टर आप पढ़ते थे खाद्य संसाधन और उसके बाद हमारा पर्यावरण, जिसमें आप लोग फूड चेन पढ़ते थे, है ना, वो सारी चीजें इन्हीं तीनों चैप्टर में मिलती हैं। आपको इसमें पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा, है ना। पारितंत्र, पारितंत्र माने इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम जो हमारे पूरे शरीर का, हमारे पूरे पृथ्वी का बना हुआ है ना, जिसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं। जैसे वायु का एक मंडल होता है जिसको वायुमंडल बोलते हैं ना, एटमॉस्फेयर। आपको यहीं पर ये सारी चीजें पढ़नी, जैव मंडल क्या होता है, जल मंडल, स्थल मंडल, है ना। इन सारी चीजों को हम लोग मिला देते हैं तो इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम से छोटा मंडल, मंडल से छोटा पारितंत्र, ऐसे बनते 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 हम लोगों को इसके सारे लेवल्स पढ़ने हैं। उसके बाद जैव विविधता एवं संरक्षण, इनमें जो जैव बायोडाइवर्सिटी होती है हमको ये पढ़ना है, और इनका कंजर्वेशन कैसे होता है, संरक्षण कैसे होता है, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। ये तो क्विक एनालिसिस था हमारे पूरे बायोलॉजी का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दो। इसके बाद हम लोग चलो आज पहले चैप्टर का यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो तब तक इसको नोट कर लीजिए, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो रफ में इनको अपना नोट कर लीजिए। इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। कक्षा 12 वालों, आपके कहने पर बायोलॉजी का हम लोगों ने क्लास ला दी है। अब मेरे कहने पर आप लोग पूरे इस वीडियो को सब जगह शेयर कर दो ताकि सब लोग आए, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग इसमें चैप्टर 1 चालू कर देंगे, ठीक है ना। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू कर देंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अभी हम लोग केवल इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो मैं बीच बीच में बोलते समय फंबल कर दूं, क्योंकि मेरे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है आज, इसलिए मैं थोड़ा फंबल भी कर सकता हूँ। देखो हमें क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन। अब आपको पता है कि लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है, सब कुछ बता दिया गया है पहले ही। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं ना, आपके बुक्स में भी लिखा रहता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। देखो लैंगिक जनन में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, नर युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, ठीक है ना। हमको क्या पढ़ना है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, और संलयन से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण से क्या बनता है, बीज, क्योंकि ये पौधे हैं तो पौधों में बीज बनेगा। अगर जब हम मानव में पढ़ेंगे तो मानव में भ्रूण से क्या बन जाएगा, शिशु बन जाएगा, ठीक है ना। बस यही एक थोड़ा सा अंतर होता है। अब ध्यान से देखो, अब आप लोग पुष्पीय पौधे पढ़ रहे हो तो पुष्पीय पौधों में क्या होता है, दो जो फ्लावर होता है, अगर मैं एक फ्लावर बताऊं तो याद रखना, पौधों में पौधों में जनन कहाँ होता है, पौधों में जनन कहाँ होता है, फूल में। अगर कोई बोले क्या पौधों में जनन पत्तियों में होता है, नो। तने में होता है, नो। जड़ों में होता है, नो। पौधों में जो जनन होता है वो कहाँ होता है, फूल में, यानी कि फ्लावर्स में। अब फ्लावर में देखो, फ्लावर के कई सारे पार्ट्स होते हैं। देखो देखो ये कुछ मैंने एक फ्लावर बनाया, ज्यादा खास बनाया नहीं, बस ध्यान दो पढ़ाई पर। देखो ये
दल पुंज होता है, ये बाह्य दल पुंज होता है। पंखुड़ियाँ जिसको कहते हो, जो लाल बिरंगी हरी नीली होती हैं, आपको बहुत आकर्षक करती हैं, लुभाती हैं ना। हम इनका मतलब ही नहीं होता जनन में, जनन में इनका काम ही नहीं होता। काम होता है मेन इसका, ये जो आप डंडी नुमा संरचना देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, और इसको हम लोग बोलते हैं जायांग या फिर वर्तिका, है ना। इन्हीं दोनों का काम होता है, क्योंकि ये जो आप ये घड़े नुमा संरचना देख रहे हो, ये मादा जनन अंग होता है, और ये जो आप ऐसे तंतु नुमा संरचना देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं नर जनन अंग, ठीक है ना। इन्हीं में होता है। अब आपको मैं बता दूं, नर जनन अंग के ये होता है परागकोश, परागकोश के अंदर बनता है परागकण। परागकण जो होता है वो यहाँ पर गिरता है वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र से गिरने के बाद ये यहाँ आता है, यहाँ पर होता है इसका अंडाशय, अंडाशय में ही होता है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश के ही अंदर बनता है बीज, ठीक। और ये पूरा का पूरा अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। और फिर फल में बदल जाता है तो आप उस फल को खाते हो, जैसे आम, आम का जो आप ऊपर का हिस्सा खाते हो, वो क्या होता है, वो यही तो होता है उसका अंडाशय। चाहे जो देख लो, सबका अंडाशय जो होता है वो फल में ही बदल जाता है, कुछ कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे लीची और सेब और नारियल में। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसी में ये जो चैप्टर आपने कक्षा 10 में पढ़ा था, एक तरह से समझ लो कक्षा 10 ही हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने जितनी सारी चीजें पढ़ी थी, बस हमको कक्षा 12 के चैप्टर 1 में इन सब चीजों का थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेना है। डिटेल का मतलब हमको एक एक चीजें अच्छे से समझते हुए चलनी है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुंकेसर, है ना। जैसे अगर आप बुक खोल के बैठे होगे पढ़ते समय, तो बुक खोल के पढ़ते समय जो आप बैठे होगे, उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले हेडिंग लिखी रहती है परिचय, परिचय के बाद नीचे रहता है पुष्प के बारे में, पुष्प के बारे में के बाद एक पुष्प की संरचना रहती है, संरचना के बाद उसमें हम लोग सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं पुंकेसर, पुंकेसर का डिटेल जानते हैं। पुंकेसर के अंदर दो चीज होती हैं, एक होता है उसका एंटीना यानी कि तंतु, तंतु के ऊपर लगा होता है परागकोश, परागकोश के अंदर होता है परागधानी, परागधानी से बनता है परागपुटिका, उस परागपुटिका के अंदर बनते हैं परागकण, है ना। फिर वो परागकण गिनते हैं जयांग पर, जयांग के सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर बनती है पॉलन ट्यूब यानी कि परागनली, परागनली जाती है अंडाशय में, अंडाशय को हम लोग बीजाणु भिद भी बोलते हैं, ठीक है ना, या अंडाशय भी बोलते हैं। अब अंडाशय में जा करके यानी ओवरी में जा करके वो जाता है भ्रूणकोश में, ठीक है ना, भ्रूणकोश। फिर भ्रूणकोश में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब हम लोग पूरे डिटेल से ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो इसका नया नया लेक्चर आएगा, तो आप लेक्चर 1 में आप जो है इसकी पूरी की पूरी डिटेल पढ़ोगे, ठीक है ना। यहाँ तक का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। वीडियो को एंड करते हैं, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट की वीडियो हो ही चुकी है। वीडियो को यहाँ से एंड करते हैं, तब तक के लिए वेट करो, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो आएगा। एक ही वीडियो में सारा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, आपके लिए भी इम्पॉसिबल है। मतलब मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ फास्ट, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे फास्ट, है ना। तो इसको पार्ट में बात के हम लोग पढ़ेंगे, और पार्ट में जब हम इसको बांटेंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे। आधे घंटे की होगी एक एक लेक्चर, आराम से आप विद्यालय से जब अपने लौटोगे या गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, घर पे रहोगे, तो बहुत ही मस्त मौज मजे से पढ़ोगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो यहाँ पर आकर के मुझसे और हम लोगों से जुड़ सकें, ठीक है ना। अगर आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना।